नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल द अपरेडो में। और ये हमारे 10 प्रश्नों की सीरीज वाली तीसरी वीडियो है दोस्तों। हालांकि इसमें सिर्फ 10 प्रश्न ही मैं लिखता हूं, लेकिन उन 10 प्रश्नों के अंतर्गत इतने और ज़्यादा प्रश्न हमें देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें देखो छोटी सी एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे इसमें देखो गलत युग्म का चयन करें, तो गलत युग्म का चयन के लिए हमें 4 के 4 चीज़ें पता होंगी दोस्तों। तो कहीं ना कहीं प्रश्न तो हमारा एक हो गया, क्वेश्चन हमारे 4 बन गए, है ना। तो इसमें क्या होता है कि 10 क्वेश्चनों में मैं इतनी सारी डिटेल आपको देता हूं कि उससे अपने 10 क्वेश्चन के साथ ही हमारे 50 से ऊपर हमारे क्वेश्चन कवर होते हैं। तो समय को ज़्यादा न लेते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला प्रश्न क्या है, गलत युग्म का चयन करें दोस्तों। तो गलत युग्म का चयन करने के लिए हमें इन चारों का पता होगा, तभी तो हम गलत युग्म का चयन कर पाएंगे। तो 4 प्रश्नों का जब हमें उत्तर पता होगा तभी हमारा ये आंसर होगा सही। तो पहला क्या दिया हुआ है, ये प्रश्न दोस्तों किससे है, काल विभाजन से। किससे है दोस्तों, काल विभाजन से है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के काल विभाजनों को कितने भागों में किया था। ऑप्शन से ए 11 में, मिश्र बंधु ने काल विभाजन किया है 5 भागों में, रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन है 4 भागों में, और राम कुमार वर्मा का काल विभाजन है 5 भागों में। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है और इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी। क्योंकि राम कुमार वर्मा का भी जो विभाजन है वो 5 भागों में नहीं है दोस्तों। राम कुमार वर्मा का भी विभाजन 4 भागों में है। हालांकि जो इनका प्रारंभिक काल है, उनका जो प्रारंभिक काल चारण काल और सिद्ध सामंत काल जो है वो अलग अलग हैं। तो आते वो दोनों प्रारंभिक के अंतर्गत ही हैं दोस्तों। तो 4 भागों में होता है, तो गलत युग्म था। दूसरा प्रश्न देखो दोस्तों, हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी है। हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी है दोस्तों, वर्णानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और काल अनुक्रम पद्धति। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, विधेयवादी पद्धति। तो दोस्तों याद रखना, विधेयवादी पद्धति रामचंद्र शुक्ल ने, जो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है वो विधेयवादी पद्धति से लिखा था। और विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता हैं दोस्तों तेन। कौन है दोस्तों, तेन। और याद रखना, नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है कि विधेयवादी पद्धति, क्या लिखा है दोस्तों, नलिन विलोचन शर्मा ने एक छोटी सी लाइन लिखी थी कि नलिन विलोचन शर्मा की एक लाइन है कि हिंदी साहित्य या हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं है। कौन है, ग्रियर्सन है। ये नलिन विलोचन जी के एक कथन था। उसका कारण क्या है कि विधेयवादी पद्धति के लिए उन्होंने शुक्ल जी को नहीं ठहराया, उन्होंने आदम प्रवर्तक हैं ग्रियर्सन। क्योंकि ग्रियर्सन ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में जो प्रकाशित हुआ था, उसमें कुछ शुरुआती जो लक्षण हैं वो विधेयवादी पद्धति के हैं। लेकिन ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था दोस्तों, उनकी पद्धति का नाम है काल अनुक्रम पद्धति। ग्रियर्सन और मिश्र बंधु की पद्धति कौन सी है, काल अनुक्रम पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है। और वर्णानुक्रम पद्धति में दोस्तों वर्णानुक्रम पद्धति जो है गारसादा तासी और शिव सिंह सेंगर की है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें पता चल चुका है, शिव सिंह सेंगर और गारसादा तासी वर्णानुक्रम पद्धति, हजारी प्रसाद द्विवेदी वैज्ञानिक पद्धति, मिश्र बंधु और ग्रियर्सन काल अनुक्रम पद्धति, रामचंद्र शुक्ल और तेन विधेयवादी पद्धति। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करेंगे और आप जरूर कमेंट करेंगे कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन बने हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा, देखो, मैं किसी पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। मतलब मैं किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। अगला देखो दूसरा, रीति काल के कवियों के परिचयात्मक मैंने प्राय शिव सिंह सरोज से लिए हैं। क्या बोल रहे हैं कि रीति काल के कवियों का मैंने परिचयात्मक विवरण मैंने शिव सिंह सरोज पुस्तक से लिया है। अगला ऑप्शन है, वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल ही जान पड़ता है। अगला देखो क्या बनना है,
मैं 1 मिनट जूम कर देता हूँ उसे। अगला था किसी काल विस्तार को लेकर यों ही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्सों में कर डालना ऐतिहासिक विभाग कहलाता है। अच्छा, ऐतिहासिक विभाग नहीं कहलाता है। तो दोस्तों शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है मैं लिखा है, 1 मिनट मैं लिख देंगे नहीं लिखा है। ये क्वेश्चन गलत हो गया है, मैं नहीं लिखा है क्योंकि सारी लाइनें रामचंद्र शुक्ल की है, लेकिन इसमें जो कथन आपका नहीं लिखा है वो है बी आंसर। क्योंकि रीति काल के कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय शिव सिंह सरोज से नहीं दोस्तों किससे लिया था, मिश्र बंधु विनोद से लिया था इन्होंने। ठीक है दोस्तों, और बाकी सारे कथन रामचंद्र शुक्ल के हैं और सारे सही हैं दोस्तों। अगला आ रहा है चौथा प्रश्न, गलत युग्म का चयन करें दोस्तों। गलत युग्म का चयन करना है। भाषा काव्य संग्रह किसकी पुस्तक है, श्याम सुंदर दास की। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रिप्स की। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK की। हिंदी साहित्य का विमर्श, हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। माफी चाहूंगा दोस्तों, गला खराब हो रहा है। तो दोस्तों इसमें गलत युग्म कौन सा था दोस्तों, तो गलत युग्म का चयन करना है। तो गलत आंसर इसमें कौन सा, भाषा काव्य संग्रह। देखो भाषा काव्य संग्रह 1873 की थी, जो नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुई थी। हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का पहला साहित्य कौन सा था दोस्तों, साहित्य इतिहास भाषा काव्य संग्रह, महेश दत्त शुक्ल की पुस्तक है ये। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 की है, जो एडविन ग्रिप्स ने लिखी थी दोस्तों। और ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 में लिखी गई है FEK द्वारा। और हिंदी साहित्य का विमर्श 1923 में लिखा गया था पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसमें गलत है क्योंकि उसका सही आंसर क्या है, महेश दत्त शुक्ल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपभ्रंश नाम पहले बल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। ठीक है दोस्तों, यह कथन किसका है कि अपभ्रंश नाम का पहला पहल जो है किसमें मिलता है हमें, धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। तो वैसे मैं इसकी पूरी लाइन तुम्हें बता देता हूं। अपभ्रंश नाम पहले पहल बल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। तो यह कथन किसका है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, नगेंद्र का, श्याम सुंदर दास का। तो इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल दोस्तों। अगला प्रश्न बनना है, कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, ब्रजयान इसका प्रमाण है। ब्रजयान देखो दोस्तों, जो सिद्धों की सहजयान थी वही एक प्रकार से वज्रयान थी, जिससे सिद्ध साहित्य निकला था दोस्तों। यह कथन किसका है कि कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है। यह कथन किसका है, शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नगेंद्र का या श्याम सुंदर दास का। तो इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सब बातों पर विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ... ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए थे दोस्तों। तो कौन चले गए थे, लुईपा, सब्रपा, जलंधरपा या कणप्पा। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका सही उत्तर है जलंधरपा। तो वो जलंधरपा पंजाब की ओर जाके जलंधर में बसे थे और उनके नाम से ही वहां का नाम क्या पड़ा है, जलंधर पड़ा है दोस्तों। और जलंधरपा ने क्या बोला था, अपनी सिद्धों से अपनी परंपरा को अलग कर लिया था। किसने, जलंधरपा ने। अगला प्रश्न आ रहा है देखो 8वां दोस्तों, सॉरी 8वां प्रश्न आना था लेकिन वो कट हो गया, आ गया 9वां प्रश्न, वो लिखना भूल गया मैं, पेज चेंज हुआ है तो गड़बड़ी हो गई। शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत कितने ग्रंथों को साहित्यिक माना, बहुत बड़ा प्रश्न है। शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत कितने ग्रंथ को साहित्यिक माना, 15 को, 12 को, 8 को, 4 को दोस्तों।
तो रामचंद्र शुक्ल ने कितने ग्रंथों को साहित्यिक माना है? 12 को, जिसके अंतर्गत उन्होंने अपभ्रंश में तो डाली थी 4 और देश भाषा के अंतर्गत डाली थी 8। देखो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के साहित्यिक को 2 भाषाओं में बांटा था, एक थी देश अपभ्रंश भाषा, एक है देश भाषा। तो देश भाषा के अंतर्गत उन्होंने रखा था 4 ग्रंथ को और अपभ्रंश भाषा में रखा था 4। अपभ्रंश के अंतर्गत है 4 और देश भाषा में है 8। मैं फिर से बोल रहा हूं, अपभ्रंश के अंतर्गत रखी उनने 4 और देश भाषा में रखी थी 8। और 4 थी हमीर रासो, विजयपाल रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका। विजयपाल हमीर रासो, विजयपाल रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ये 4 की 4 अपभ्रंश की थी और बची हुई 8 जो है वो किसमें थी? देश भाषा के अंतर्गत थी। 10वां प्रश्न आ रहा है और लास्ट प्रश्न है, प्राकृत भाषा की कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं दोस्तों? प्राकृत भाषा की कितनी अवस्थाएं मानी जाती है? 1, 2, 3, 4। सही उत्तर बताएंगे दोस्तों। प्राकृत की कितनी अवस्थाएं हैं? तो प्राकृत की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। देखो, प्रथम प्राकृत बोले तो पाली, द्वितीय प्राकृत बोले तो प्राकृत और तृतीय प्राकृत बोले तो अपभ्रंश। क्वेश्चन बनता भी है, रामचंद्र शुक्ल ने बोला भी था दोस्तों कि रामचंद्र शुक्ल ने एक बात बोली थी कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। प्राकृत की अंतिम अवस्था, तो प्राकृत की अंतिम अवस्था 3 अवस्थाएं थी, प्रथम वाली को पाली, दूसरी को प्राकृत, तीसरी को अपभ्रंश। तो वो बोल रहा है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। तो दोस्तों आशा करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और दिए गए प्रश्न यदि आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। 1 मिनट में फिर से क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। तीसरा सेट है, लास्ट प्रश्न हमारा क्या था? ये रहा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।